हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th का फाइनल एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है अपठित गद्यांश। तो पढ़ते हैं इसको। आदर्श विद्यार्थी को कुसंगति से बचना चाहिए, मतलब बुरी संगति से। उसे अपने सहपाठियों के हित के लिए तैयार रहना चाहिए और उनके प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए। मतलब सहपाठी जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हमेशा हेल्पफुल रहना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी का सिद्धांत होना चाहिए सादा जीवन उच्च विचार। तो क्या सिद्धांत होना चाहिए एक आदर्श विद्यार्थी का? तो सादा जीवन उच्च विचार। तो द वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसे स्वावलंबी भी होना चाहिए, अर्थात उसे अपना प्रत्येक कार्य स्वयं ही करना चाहिए। स्वावलंबी वो होते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि जो अपना काम खुद करते हैं। आदर्श विद्यार्थी को अपना अधिक समय विद्या अध्ययन में ही बिताना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई करनी चाहिए। आदर्श विद्यार्थी को मधुरभाषी और सत्यवक्ता होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और अच्छे से सबसे बात करनी चाहिए। इन गुणों के कारण ही वह समाज में सम्मान तथा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और यही जो गुण हैं कि वो एक मधुरभाषी है, सत्यवक्ता है, इसी की वजह से उसको सफलता मिलती है लाइफ में। आदर्श विद्यार्थी को अपना अधिक समय किस में बिताना चाहिए? तो विद्या अध्ययन में, पढ़ाई लिखाई में उसको अपना अधिक समय बिताना चाहिए। ब इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदर्श विद्यार्थी को किससे बचना चाहिए? तो कुसंगति से, है ना, बुरी संगत से उसको बचना चाहिए। मधुरभाषी और सत्यवक्ता के गुणों के कारण ही आदर्श विद्यार्थी क्या प्राप्त करता है? तो जीवन में सम्मान और सफलता। नेक्स्ट है, अपना कार्य स्वयं करने वाला शब्द क्या है? तो अपना कार्य खुद से करना होता है स्वावलंबी, अपना काम खुद से करना। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। व्याकरण वाला खंड आ गया है, तो इसके हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। स्वर्ण श्रृंखला में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। तो श्रृंखला क्या है? स्वर्ण है, तो उसका गुण बता रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। तो चंचल नदियाँ, चंचल नदियाँ। नेक्स्ट है घना। घना क्या है? घना जंगल होता है, तो घना जंगल। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास के कोई दो उदाहरण लिखकर समास विग्रह करिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? द्वंद्व समास के उदाहरण लिखने हैं और उनका समास विग्रह भी हम लोग को करना है। तो देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है? इनमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, ये होता है द्वंद्व समास। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चरम और परम, है ना, भीरू और बेबस। तो इस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चरम और परम, है ना। और फिर आप लिख सकते हैं भीरू और बेबस, बेबस। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं चरम परम, है ना, चरम परम। और इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं भीरू बेबस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो बादल क्या होता है? बादल का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? बादल है ना, हम लोग बादल बोलते हैं। शीत यानी कि जो शीत लहर चलती है, राइट, ठंडी, शीत। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो नील प्लस आभ, तो ये हो जाएगा हमारा नीलाभ, ये इस तरीके से हो गया। और मेघाच्छन्न, तो ये हमारा हो जाएगा मेघ प्लस आच्छन्न, है ना। ठीक है,
निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। इनका जो वचन है वो हमें बदलना है। नीति, नीति का जो वचन परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीति से बन जाएगा ये नीतियाँ, है ना। और स्वाभिमानियों, तो स्वाभिमानियों तो ज़्यादा है तो इसको हम एक वचन में कर देंगे, ये हो जाएगा स्वाभिमानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो प्रमाणित, प्रमाणित हो जाएगा प्रमाण प्लस इत। दैनिक से क्या हो जाएगा, दिन प्लस इक, है ना। नेक्स्ट है, देखो निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। प्रेरणा, तो आप लिख सकते हैं अर्जुन मेरी प्रेरणा का स्रोत है। अर्जुन मेरी प्रेरणा का स्रोत है ना। नेक्स्ट आप उत्साह, उत्साह के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं खेलों के लिए, खेलों के लिए, या फिर आने वाली छुट्टियों के लिए मुझ में बहुत उत्साह है। ग्रीष्म, अब मतलब बहुत सारे उत्साह के लिए, आप मेले में जाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, या फिर आने वाली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के लिए मेरे में बहुत उत्साह है, ऐसे आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट संविदेह खंड का जो है इसमें पढ़ लेते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो बासुरिया बाबा कौन थे, तो बासुरिया बाबा एक सिद्ध संत थे। तो आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, एक सिद्ध संत। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह के में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न किसने की थी, तो बासुरिया बाबा ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे बासुरिया बाबा, बासुरिया बाबा। नेक्स्ट है, सोनपुर का मेला किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो सोनपुर का मेला था गुप्त बैठकों के लिए, वो एक तो चुना गया था और प्रसिद्ध किस लिए था, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। सोनपुर मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, बसुरिया बाबा कहाँ रहते थे, तो बसुरिया बाबा जगदीशपुर के जंगलों में रहते थे। तो आप लिख दीजिए जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा रहते थे। और स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। स्वाधीन का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, इसका उल्टा जो शब्द है वो होता है पराधीन। स्वाधीन का उल्टा होता है पराधीन, मतलब गुलाम। नेक्स्ट जो है वो हमारे अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखक कौन ने किन किन की प्रशंसा की है, तो हिमालय की ऊंचाइयों की, है ना, नदियों की, इन सब चीज़ों की, वहाँ की खूबसूरती की। तो मोर और मोरनी के नाम किस पर रखे गए थे, कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। ये सारे ना आपके उसके चैप्टर के क्वेश्चन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको आंसर्स तो हम लोग मतलब कितनी बार कर ही चुके हैं इनके, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाली पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झरलावन की। अच्छा, ये कवि और कविता का नाम लिखिए। तो जो कवि हैं वो कौन है, मीराबाई, है ना। मीराबाई जो है वो इसकी कवित्री हैं, और ये जो पद है चैप्टर का नाम।
नेक्स्ट देखिए, दामिनी शब्द का क्या अर्थ है। दामिनी जो शब्द है उसका एक्चुअली देखिए मतलब होता है बिजली। तो जो दामिनी शब्द है इसका मतलब होता है बिजली। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में मीरा को किसके आने की सूचना मिली है। तो श्री कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिलती है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगता है, क्योंकि कृष्ण के आने की भनक उनको लगती है। ठीक है, कृष्ण के आने की भनक की वजह से सावन मन भावन लगता है। मीरा किसकी भक्त थी, तो मीरा तो कृष्ण की भक्त थी, है ना, श्री कृष्ण की भक्त थी मीरा। ये अब फिर से हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो चैप्टर वाले क्वेश्चंस हैं ना वो सारे के सारे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। यही वाले क्वेश्चंस रिपीट आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, मेरे प्रिय शिक्षक पे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं, फिर जीवन में खेल कूद का महत्व, इन दोनों में से किसी भी एक पर आप लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो ये इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, ये तो आपके चैप्टर के ही हैं, है ना। अब जैसे ये वाला है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा, इसलिए लगने लगा क्योंकि उनको कृष्ण के आने की भनक हो गई थी, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।